Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to study fourth topic of marketing management, that is industrial market. So basically हमने लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने कंज्यूमर मार्केट को समझा था कि कंज्यूमर मार्केट किस तरीके से होता है, कंज्यूमर मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से होता है, कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ एज वेल एज रिटेल एज वेल एज होलसेल. सो अब हम समझने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है या इंडस्ट्रियल मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं. सबसे पहले आता है प्रोडक्शन मटेरियल्स. इंडस्ट्रियल मार्केट को अगर एकदम ब्रीफ कर दें तो इंडस्ट्रियल मार्केट क्या है, आपने कोई कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है बट वो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को बेचने नहीं जा रही हो प्रोडक्ट को, वो अपना प्रोडक्ट किसी और कंपनी को दे रही है, फिर वो कंपनी उससे कुछ हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट बनाए. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें टिस्को की, तो टिस्को क्या करता है, स्टील बनाता है, वो सिर्फ स्टील प्लांट है. टिस्को का काम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टील बनाना है. स्टील बना के वो देता है टाटा मोटर्स को. जैसे टाटा स्टील ने अगर स्टील बनाया तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देगा टाटा मोटर्स को, और टाटा मोटर्स वहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स बनाएगी. जैसे कि व्हील बनाएगा, व्हील का बेस बनाएगा तो वो स्टील का बनेगा. सो यहाँ पे जो स्टील बना रहा है, स्टील किसी भी कंज्यूमर के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा स्टील के पास डायरेक्टली कभी भी स्टील खरीदने नहीं जाऊँगा. अगर मुझे मेरे घर में घर बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को ग्रिल्स बनाने की ज़रूरत है, मेरे को एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को स्टील की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मैं डायरेक्टली पेरेंट कंपनी के पास नहीं जाऊँगा. जैसे कि मैं टाटा स्टील के पास नहीं जाऊँगा, मैं टिस्को के पास नहीं जाऊँगा, मैं रौरकेला के पास नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास डायरेक्टली नहीं जाऊँगा. बिकॉज वो B2C कंज्यूमर नहीं है, वो लोग भी डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं. वो लोग अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ को सेल करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सेल करेंगे और फिर वो दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेरे को फिनिश प्रोडक्ट बना के देंगी. जैसे कि JSW स्टील हो सकता है, तो टाटा स्टील वहाँ पे फिनिश करके वो सेमी प्राइवेट कंपनीज़ को या फिर स्मॉल प्राइवेट प्लेयर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगी. और वो प्राइवेट प्लेयर जो सेमी प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर जो लोकल प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे मैं प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ. बट दे आर ऑन सेकेंडरी लेवल. जो प्राइमरी लेवल पे थे वो पेरेंट कंपनीज थी जो कि डायरेक्टली स्टील बना रहे हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोडक्शन मटेरियल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल मार्केट काम करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेसिस पे ही प्रोडक्शन मटेरियल डिवाइडेड है, जहाँ पे आपको एज एन कंपनी आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर टाटा एज एन ग्रुप हम बात करें तो टाटा के बहुत सारे अपने सब्सिडरीज हैं जो कि टाटा के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देता है. बट कुछ ऐसी कंपनीज जैसे कि अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो सिर्फ मारुति सुजुकी का काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार बनाते हैं. तो अगर आपको कार के अलावा और कुछ फंक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको कार बनाने के लिए उसके अंदर स्टील रहेगा, तो मारुति सुजुकी खुद स्टील नहीं बनाता है, वो दूसरे के पास जाएगा. सो उनके लिए उनका रॉ मटेरियल क्या है, स्टील. और स्टील कहाँ से आएगा, दूसरी किसी कंपनी से आएगा. सिमिलरली FMCG प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें या फिर अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी बना रही है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो रॉ मटेरियल्स कोई सेकेंडरी कंपनी उनको सप्लाई करेगी. सो वो उनके लिए क्या हो गया, इंडस्ट्रियल मार्केट. एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है एज अ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट हो सकते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स हम डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर मैं डायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स को यूज़ नहीं करता हूँ, बट जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ उनके अंदर सेमीकंडक्टर्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स अगेन सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं. आजकल जो IoT डिवाइसेस आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स बल्ब्स हो सकते हैं या फिर ट्यूबलाइट्स हो सकती हैं या फिर ACs में भी यूज़ हो रहे हैं, अब कार्स में भी यूज़ होने लगा है. तो सेमीकंडक्टर्स अलग अलग अप्लायंसेस को बनाने में काम आते हैं. बट एज अ कंज्यूमर मैं डायरेक्टली सेमीकंडक्टर खरीदने नहीं जा रहा हूँ. सेमीकंडक्टर पहले किसको बेचेगा, जो सेमीकंडक्टर्स बना रही हैं कंपनीज, वो सेल करती हैं स्मार्टफोन कंपनीज़ को या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को या फिर IT कंपनीज़ को, जिनके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, सेमीकंडक्टर्स. लास्ट इज फैब्रिकेटिंग प्रोडक्ट्स. फैब्रिकेटिंग प्रोडक्ट्स मतलब एक तरीके से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही होते हैं, बट यहाँ पे हम उनको सिर्फ क्या करते हैं, असेंबल करते हैं. जैसे कि चाइना का हमें पता है कि चाइना में मेन काम होता है प्रोडक्शन का. उनकी जो कंट्री के मेन इकोनॉमी का हब है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बना के देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा कि रेडमी का
हो ना द रेडमी फ़ोन इज़ मेड इन इंडिया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो मेड इन इंडिया है तो उसके जो प्रोडक्ट्स जो पार्ट्स बने वो भी मेड इन इंडिया ही हों। ज़रूरी नहीं है कि उनके जो एक्चुअल जो जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हुए या कैमरा हुआ या फिर स्पीकर्स हुए तो वो इंडिया में ही बने हुए हों। हो सकता है कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें वन प्लस की, तो वन प्लस किसी से कैमरा परचेज करता है, किसी से वो सेमीकंडक्टर्स परचेज करता है, किसी कंपनी से वो अपना प्रोसेसिंग परचेज करता है, और फिर ऐसे अलग अलग कंपनी से परचेज करने के बाद उसको असेंबल करके बेचता है ऑन द नेम ऑफ वन प्लस। और हो सकता है वो उसको बोल दे कि दिस इज मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स भी उसी कंट्री में बना हो। सो इसको बोलते हैं फैब्रिकेटिंग गुड्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सप्लाईज। अब प्रोडक्शन हमने कर लिया, किसी भी प्रोडक्ट का जब हमें प्रोडक्शन करना था तो वो उसके लिए हमें दूसरी कंपनी की ज़रूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे सप्लाई करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी हमें दूसरी कंपनी की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ा हो दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी बट मार्केटेड बाय अनदर कंपनी। सो यहाँ पे दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, एक जो कंपनी उसको बनाती है, दूसरा जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में जैसे SII है, तो SII जो वैक्सीन्स बनाता है उसके ऊपर डायरेक्टली नाम नहीं आता है SII का, दो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है SII, बट SII मैन्युफैक्चर करने के बाद जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद दूसरी कंपनीज को सेल कर देता है और फिर दूसरी कंपनीज उसी के नाम से सेल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी हो गया, तो डॉक्टर रेड्डी उसको मार्केट करता है बट उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाईज, जहाँ पे एक इंडस्ट्री उसको बनाने का काम कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री उससे को रिलेटेड है इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग और सेल्स, जहां पे वो सिर्फ उसको सेल कर रही है। या फिर हम बहुत बार आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे कि हम किसी को एडवर्टाइजिंग के किसी को कैंपेन्स दे देते हैं, किसी को फाइनेंशियल जो होते हैं, जो ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स जो होते हैं ईयरली बेसिस पे, वो हो सकता है कि कंपनी ने आउटसोर्स करके रखे हों। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। अब अगर आप मान लीजिए कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, और अगर आपको उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटी चाहिए और साथ ही साथ उसके इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जिसके लिए हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लग सकता है। बट इस इन्वेस्टमेंट को अगर आपको कम करना है तो आप जनरली क्या करोगे, इस चीज़ को आप आउटसोर्स कर दोगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर रेड्डी ने जिस तरीके के SII को प्रोडक्ट दिया है, उसी तरीके से कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मास्टरी होती है, या फिर उनका जो फोटो होता है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है या फिर सिर्फ सप्लाई चेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को आज शूज़ बनाने हैं, बट शूज़ के लिए मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो प्रोडक्शन अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए तो मुझे उसके लिए एक बड़ी सी फैसिलिटी भी चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए, फिर उसको रखने के लिए वेयर हाउस भी होना चाहिए, शूज़ बनाने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए। बट उसके लिए मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैं किसी और कंपनी से बात करूँगा जो कि ऑलरेडी इसी काम में है, जो ऑलरेडी शूज़ बना रही है, तो मैं उनको सिर्फ अपना डिज़ाइन दूंगा, उनको अपना रॉ मटेरियल ला के दूंगा। मतलब बेसिकली जो मेरा फर्स्ट यूनिट था दैट इज प्रोडक्शन मटेरियल, वो प्रोडक्शन मटेरियल मैं दूसरी जगह से कलेक्ट करके लेकर आया, उसके लिए मैंने सप्लाई चेन ऑलरेडी बना के रखा है, बट उसके लिए जो मेरे को प्रोडक्शन फाइनल गुड्स चाहिए, जो फाइनल सर्विसेज चाहिए, वो मैंने आउटसोर्स करके रखें किसी और इंडस्ट्री के लिए। लास्टली मैनेजमेंट मटेरियल्स, मतलब कि जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, या फिर XYZ डिपार्टमेंट्स हो गए, जहाँ पे हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्स कर सकते हैं। बिकॉज एज अ पर्सन अगर मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप में जनरली मैं एक छोटी सी टीम के साथ स्टार्ट करूँगा, और वो छोटी सी टीम हो सकता है इतनी केपेबल नहीं हो कि वो प्रॉपर्ली मार्केट कर पाए उस प्रोडक्ट को। सो इस वजह से मैं अपना फिनिश प्रोडक्ट किसी और कंपनी को देता हूँ, और वो कंपनी उसको अपने नाम से मार्केटिंग करती है। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, जो कि आपको रिलेट करा रही है। एक जो कंपनी जो फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, उसको कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए आपको मिडिल मैन की ज़रूरत है, और वो मिडिल मैन हो सकता है आपके मैनेजमेंट मटीरियल से, जहाँ पे अपने पूरा का पूरा मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स किया है। सिमिलरली आप जो फाइनेंशियल्स हैं, हो सकता है आप अपने बहुत बार कुछ स्टार्टअप कंपनीज होती हैं या फिर कोई बड़ी कंपनीज भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करती हैं, जिनके कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन में होती है। तो उनको अगर इम्प्रूव करना है तो हो सकता है वो किसी बड़ी स्टैटिस्टिकल फर्म के पास चले आए, किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास चले आए, जहाँ से वो अपने फाइनेंशियल हेड्स को प्रॉपर कर पाए, ताकि उनको समझ में आए कि कितना एसेट उनके पास है, कितनी लाइबिलिटीज़ है उनके पास, और कितना उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, जिससे कि उनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़े और ताकि अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ पाए। सो उसके लिए हो सकता है वो फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो किसी और कंपनी से ले रहा हो। सिमिलरली वो HR सर्विसेज, जैसे कि आपने HR मैनेजमेंट में पढ़ा है कि हमें क्या करना है, कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, एनर्जी
एंड मनी इन दिस। सो हो सकता है आप इस पूरे के पूरे सर्विस को आप किसी और के लिए आउटसोर्स कर दो। बहुत सारी ऐसी HR सर्विस कंपनीज हैं इंडिया में जो कि आपको एम्प्लॉय जनरेट करके देती हैं, जो बेसिकली कोरिलेट कराती हैं। जैसे कि अगर किसी कैंपस में है तो एज अ कंपनी, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ तो मैं किसी कंपनी के साथ और किसी कॉलेज के साथ टाई अप करके रखूँगा, बिकॉज जो कॉलेज से मेरे को रिज्यूमेज मिलेंगे वो मैं इनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अगर इनको कोई पर्टिकुलर रिज्यूमे पसंद आएगा तो मैं उनका इंटरव्यू लूंगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी। वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम नहीं करेगा, बट मैं उस एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ फॉर सम अदर कंपनी। देन दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट मटेरियल्स, बिकॉज ये को रिलेट कर रहा है दो इंडस्ट्रीज को। नाउ अगर हम इस पूरे इंडस्ट्रियल कंसेप्ट, इंडस्ट्रियल मार्केट को और जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो देखी थी दैट वाज कंज्यूमर मार्केट, इन दोनों को रिलेट करें तो हमें यहाँ पे दो तरीके की इंडस्ट्री समझ में आती हैं। एक होती है B2B इंडस्ट्री और एक होती है B2C इंडस्ट्री। B2B इंडस्ट्री का मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप एक्चुअली सेल कहाँ करने जा रहे हो, क्या वो आप दूसरे बिजनेस पर्सन को सेल करोगे या फिर आप डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो ये बेसिक दो डिफरेंशिएशन होते हैं बिटवीन B2B एंड B2C। अगर आप B2B कर रहे हो तो मतलब कि आप एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो रही है, और जहाँ पे B2B की बात आ जाती है वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ जाता है। वहाँ पे आपके मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एज अ मैनेजमेंट पर्सन, एज एन MBA स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर वो एटिकेट्स आ जाएं, आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स क्रिएट हो पाएँ, ताकि आप किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी दूसरे बिजनेस पर्सन के साथ आप बात कर सको, उनके साथ डील कर सको। बट इन B2C ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने रिटेल शॉप के, आपकी कॉलोनी में जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं या फिर जो कहीं पे भी आप रिटेल आउटलेट्स पे आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप किसी मैनेजमेंट हेड के साथ बात करो। वहाँ आप लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ ही जनरली आप इंटरैक्ट करोगे। B2B इज अ बेसिकली अ वाइडर कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई कंपनी स्टील बना रही है तो स्टील डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए काम की नहीं है। सेमीकंडक्टर्स कोई अगर कंपनी बना रही है तो अगेन वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली किसी काम की नहीं है, बिकॉज वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा फिनिश प्रोडक्ट में। तो यहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं B2B में। B2C क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग एनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं टी-शर्ट्स बना रहा हूँ, मैं जीन्स बना रहा हूँ, मैं हैट्स बना रहा हूँ, कैप्स बना रहा हूँ, तो ये जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली डायरेक्टली सोल्ड होते हैं कंज्यूमर्स को, डायरेक्टली कस्टमर्स को जाके उन्हें पिच किया जाता है। किसी थर्ड मिडिल मैन को या किसी सेकेंडरी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जो कि आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C।